नमस्कार। आधुनिक इतिहास के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम भारत के आधुनिक इतिहास की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि आखिर कैसे यूरोपियन जो कंपनियां हुआ करती थी, यूरोपियन, इनका भारत में आगमन कैसे होता है। क्योंकि इनके आगमन के शुरुआत में तो हम ये नहीं कहेंगे कि इनके आगमन के साथ भारत का इतिहास शुरू हो जाता है, आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है, लेकिन इनके आगमन के बाद एक नए युग का प्रारंभ होता है। क्योंकि आपने इससे पहले देखा था कि कैसे भारत में मुगल काल आया, भारत एक सूत्र में जुड़ गया, फिर इसके बाद इसका पतन हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारी नीतियां थी, जिसमें औरंगजेब तो बहुत बहुत मुख्य कारक था पतन होने का। फिर इसके बाद हमने देखा कैसे क्षेत्रीय राज्य उपज के आए, जिसे बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, अवध, ये सारे राज्य उपज के आए। और इसमें ऐसा ही एक राज्य था मराठा। तो मराठाओं ने फिर से भारत को एक सूत्र में बांध दिया। हालांकि 1761 का पानीपत का युद्ध हार जाने के कारण मराठा शक्ति क्षीण हो गई और इसी का लाभ अंग्रेजों को आगे चल के मिला। अगर मराठा ये युद्ध नहीं हारते तो शायद ही यूरोपियन इस देश में अपना साम्राज्य स्थापित कर पाते, लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसके बाद यूरोपियन कंपनियों का आगमन हो जाता हो। और यूरोपियन कंपनियों का आगमन कब से शुरू होता है हम देखते हैं। सबसे पहले ऐसी ही एक कंपनी थी 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत आने का निर्णय, भारत आ जाना। तो आइए इसकी पहले पृष्ठभूमि हम समझ लेते हैं, आखिर कि यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ भारत में और ये क्यों आए। तो देखिए साथियों, कहानी एक ऐसी है कि 1400 आप देखेंगे भारत और यूरोप का व्यापार, ये यूरोप है और ये भारत है, इसका व्यापार बहुत टाइम पहले से चलते आ रहा था। आप देखेंगे गुप्त युग में देखेंगे, इसके पहले यूनान के आने के साथ जब यूरोप के सिकंदर भारत आया था तो बहुत सारे नए रास्ते खुले थे। खैबर दर्जे से होकर आया था ये सिकंदर, तो बहुत सारे नए रास्ते ओपन हुए थे। इन नए रास्तों का फायदा ये हुआ था, बहुत सारे व्यापारी भारत से लगातार व्यापार करने लगे थे। इसी का हमें इतिहास मिलता है, प्लिनी नामक लेखक के बारे में हमें पता चलता है। यह कहता है जो गुप्त काल में व्यापार चलता था रोमन साम्राज्य का भारत से, तो इसने आंसू बहाए हुए। इसने कहा है कि बहुत भारत का जो यूरोप का जो पैसा है ना, ये छन छन का भारत जा रहा है और भारत से हमें सिर्फ काली मिर्च और कुछ मसाले प्राप्त हो रहे हैं। तो इसने आंसू बहाए हैं। तो ये उदाहरण है कि भारत और यूरोप का व्यापार बहुत प्राचीन काल से था। लेकिन आखिर क्या होता है, यूरोप में इस्लाम का आगमन हो जाता है और ऐसे में जो ये अरब का क्षेत्र था, यहाँ पे इस्लाम की प्रभुसत्ता हो जाती है। ये अरब का क्षेत्र पूरा तुर्की, इसको कुस्तुनतुनिया बोला जाता था उस समय, कॉन्स्टेंटिनोपल, तुर्की, कुस्तुनतुनिया। तो यहाँ पे जो तुर्की, इसको टर्की भी बोल सकते हैं हम, तुर्की। तो यहाँ पे तुर्क साम्राज्य का पूरा कब्जा हो जाता है। अगर वैसे कहें तो उस्मानिया साम्राज्य का कब्जा हो जाता है। अब कुल मिला के जो यूरोप के व्यापारी थे, ये इनका भारत से व्यापार बंद हो जाता है। क्योंकि उस्मानिया साम्राज्य क्या करता था कि जो भी यूरोपीय व्यापारी ईसाई आते थे, यहाँ से गुजरना होता था उन्हें, तो उनको पकड़ के मुसलमान बना दिया जाता था, उनको उन पे अत्याचार किए जाते थे। तो इस तरीके से हम देखें तो यूरोप को अब चाहिए था कि कुछ वैकल्पिक मार्ग तैयार किए जाएं और भारत के लिए यात्रा की जाए। आप ये देखेंगे यूरोप की लोकेशन है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा, और इस तरीके से इन्हें एक नए मार्ग की खोज करनी थी। क्योंकि यहाँ उस्मानिया साम्राज्य के कब्जे के कारण भारत से व्यापार अवरुद्ध हो गया था। अब पूरे व्यापार का लाभ अरब उठा रहा था, मुसलमान सिर्फ इस्लाम ही भारत के व्यापार का लाभ ले पा रहा था। इसी तरीके से स्पेन ने कुछ सांठ-गांठ कर ली और अरब व्यापारियों के थ्रू इसको तो फायदा हो रहा था स्पेन को, लेकिन बाकी जो पूरा यूरोप था इनको फायदा नहीं हो रहा था। और इस क्रम में पुर्तगाली, आप देखेंगे यूरोप के इस भाग में पुर्तगाल नाम का एक देश है, तो यहाँ से बहुत सारे व्यापारी पुर्तगाल से और स्पेन से भी बहुत सारे व्यापारी नए जहाजों की खोज करते हैं, नई टेक्नोलॉजी की खोज करते हैं। ये व्यापारी नहीं करते, ये तो नाविक हुआ करते थे। हालांकि अन्य लोग करते हैं जो उस समय पुनर्जागरण क्योंकि हो जाता है।
यूरोप में पुनर्जागरण हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कंपास की खोज हो जाती है और भी नए उपकरणों की खोज हो जाती है। इन सब का फायदा उठाकर स्पेन से एक यात्री निकलता है, कोलंबस। ये 1492 में निकलता है भारत की खोज करने के लिए। हालांकि ये भारत तो नहीं खोज पाता, लेकिन ये अमेरिका महाद्वीप खोज लेता है। और ये अमेरिका को जब खोज लेते हैं तो इनको बाद में पता चलता है कि ये तो हमने अमेरिका खोज लिया, भारत नहीं खोजा हमने। वहां पे रेड इंडियन मिलते हैं। और इसी क्रम में एक पुर्तगाली यात्री होता है, और ये पुर्तगाली यात्री होता है वास्को डी गामा। ये पहले यहाँ पे उत्तमाशा द्वीप या फिर हम बोले कैप ऑफ गुड होप आता है। इसके बाद एक गुजराती व्यापारी के साथ ये भारत पहुंचता है। केरल के कालीकट तट पर पहुंचता है, कालीकट बंदरगाह। यहाँ पे एक जैमोनी नाम का शासक होता है, इसका स्वागत करता है। और 1498 में ये जो वास्को डी गामा होता है, 1498 में भारत पहुंचता है। इसके बाद में यहाँ से कुछ मसाले और कुछ पदार्थ लेके वापस जाता है। वहां पे कई गुना दाम में बिकते हैं पुर्तगाल में। और आखिरकार ये दोबारा से व्यापार करने का निश्चय करते हैं कि हम अभी इसी रास्ते से भारत के साथ व्यापार करेंगे। फिर आगे चल के आप देखेंगे यहाँ पे जो अफ्रीका है और ये मिस्र है, इसके बीच में एक सुएज नहर की शुरुआत हो जाती है, सुएज नहर बन जाती है। अंग्रेज इसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और ये जो पूरा रास्ता था इतना लंबा चौड़ा, तो इसको ये कम हो जाता है, सुएज नहर के रास्ते व्यापार होने लगता है। तो कुल मिला के ये बहुत आगे की बात है, खैर इससे बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुल मिला के पुर्तगालियों का भारत के साथ व्यापार शुरू हो जाता है। ये इसकी पृष्ठभूमि रही। तो बहुत सारे पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन होता है। 1498 में तो हमने देख लिया, वास्को डी गामा आया और इसको जैमोनी ने इसका स्वागत भी किया। इसके बाद नए राजा आने लगते हैं। इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा वायसराय बन के भारत आता है, क्योंकि इनको एक अधिकार प्राप्त हो चुके थे भारत के साथ व्यापार करने के, अल्मोड़ा पुर्तगाली सरकार से। तो आखिरकार ये 1505 से लेके 1509 तक भारत में रहता है और ये शांति जल की नीति भी शुरू करता है और एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करता है भारत में। इसके बाद में आप देखेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है। ये क्या करता है, 1509 से 1515 तक आता है और ये दूसरा वायसराय बन के आता है। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से ये गोवा छीन लेता है और इसके बाद पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसने बीजापुर के शासक से यहाँ तक गोवा छीन लिया था। इसका मतलब ये है पुर्तगाली बहुत ज्यादा सशक्त हो रहे थे। इसके बाद में आगे देखेंगे आप, इसमें विजयनगर शासक का भी उल्लेख मिलता है कि कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल का एक दुर्ग था, इसको बनाने की इजाजत दी थी। आगे चल के हम देखेंगे नीनो डी कुन्हा, ये 1529 से 38 तक आता है भारत में और अल्बुकर्क के बाद में महत्वपूर्ण वायसराय बनता है। ठीक है। और इसी के काल में गुजरात का शासक बहादुर शाह होता है, इससे मुलाकात होती है और जहाज पर उसकी हत्या कर देता है और बसीन और दीव पर अधिपत्य स्थापित कर लेता है ये। तो इस तरीके से कुल मिला के पुर्तगालियों का पूरे हिंद महासागर पर और अरब सागर पर कब्जा हो जाता है और एक ये व्यवस्था लागू करते हैं, कार्टेज पद्धति लागू करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कुल मिला के आपको टैक्स देना होगा अगर आपको सागर के माध्यम से व्यापार करना है, शुल्क देना होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है। पुर्तगाली हमारे देश में बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। तंबाकू खेती ये पुर्तगालियों के कारण होती है, आलू की खेती, टमाटर की खेती और जहाज और निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, ये सब पुर्तगालियों की देन है हमारे देश में, याद रखिएगा। चलिए, हालांकि ये थोड़ा सा इनके बारे में एक नेगेटिव चीज ये है कि बहुत ज्यादा असहिष्णु हुआ करते थे। इनका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मकसद था ये था भारत देश में असहिष्णु हुआ करते थे, इंटॉलरेंस थी इनके अंदर, अपने धर्म के अलावा दूसरे के धर्म को नहीं देख सकते थे। इन्होंने मुगलों की तरह हिंदू रानियों से और हिंदू जो कन्याएं थी, यहाँ के हिंदू थे जो लोग, इनसे शादी करना शुरू कर दिया।
बड़े बड़े हाथियों में बैठ के मुगल राजाओं की तरह नकल करना शुरू कर दी। इसके अलावा इनका एक अघोषित लक्ष्य था कि भारत में हमें ईसाई धर्म को फैलाना है। तो इस तरीके से इनकी रुचि हुआ करती थी ईसाई धर्म में, इसलिए पूरी तरह व्यापार में फोकस नहीं कर पाए और आखिरकार में इनका हम जानते हैं बाद में इनका पतन होता है। हालांकि ये एक ऐसे थे पुर्तगाली शक्ति, ऐसी शक्ति थी ये कि ये भारत में सबसे पहले आई। अगर 1498 ले लें इनकी तिथि, तो ये 1961 तक भारत में रहे। ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। 1954 में आप देखेंगे फ्रांसीसी भारत छोड़ के चले गए, लेकिन ये 1961 में ही छोड़ पाए। क्यों छोड़ पाए? क्योंकि इन्हें एक दम्भ था कि हम नाटो में सम्मिलित हैं, अगर आपने हम पे हमला किया तो नाटो पूरा आप पे आक्रमण कर देगा। इसके अलावा यूरोपीय शक्ति होने का इनको दम्भ था, तो इन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया था कि गोवा अब हमारा है, पुर्तगाली है गोवा, आप नहीं इसको ले सकते। हालांकि भारत ने ऑपरेशन किया, सेना को भेज दिया, पुलिस को भेज दिया और गोवा इनको छोड़ के भागना पड़ा गोवा। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो पुर्तगाली भारत में आते हैं। इसके बाद में और बहुत सारी शक्तियों का आगमन होता है। इसके बाद में देखेंगे आप डच शक्ति भारत में आती है। डच कौन हुआ करते थे? डच हॉलैंड, मतलब इसको वर्तमान में अब नीदरलैंड कहा जाता है। तो नीदरलैंड के निवासी हुआ करते थे, ये भी भारत में आए थे। इनका भी यही उद्देश्य था कि भारत में व्यापार बढ़ाना है हमें। और आप देखेंगे 1602 में डच कंपनी तैयार हो जाती है, बन जाती है। और इनका जो साम्राज्य हुआ करता था, इनको राज्य करना था, जो इनको व्यापार करना था, इंडोनेशिया तक केंद्रित हुआ करता था इनका व्यापार। बाद में अंग्रेजों और भी कंपनियों के बीच में युद्ध होता है। ऐसे में डच कंपनी को भारत छोड़ना पड़ता है और आखिरकार ये पूरी तरीके से इंडोनेशिया और जो पूरब था, दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट एशिया, इस पे केंद्रित हो जाती है। यहीं पर ये अपना व्यापार करते हैं। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ठीक है, मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री भी स्थापित कर ली। हालांकि इन्होंने 1619 में इन्होंने जकार्ता को भी जीत लिया और यहाँ पे एक नगर की स्थापना की इन्होंने बैटेविया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर और आगे चल के पुर्तगालियों से श्रीलंका भी जीत लिया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति थी। लेकिन आज हमारा जो मुख्य बात हमें करनी है, ये करनी है हमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर या ब्रिटिश पर। तो आइए ब्रिटिश पर बात करते हैं सीधे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर हम ईस्ट इंडिया कंपनी इसको ही बोलें, इसकी शुरुआत है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया, ये इसका नाम हुआ करता था। लेकिन आखिरकार इसका नाम बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। तो 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, इन्होंने रॉयल चार्टर एक जारी किया। ये रॉयल चार्टर 15 वर्ष का हुआ करता था और एकाधिकार दिया गया कि अब जो ब्रिटेन है, आप जानते हैं यूरोप में बहुत सारे देश हुआ करते थे, ऐसे ही स्पेन ने और पुर्तगालियों ने जो एक चार्टर दिया था, इसी तरह महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भी एक चार्टर जारी किया कि 15 वर्ष के लिए कोई भी ब्रिटिश कंपनी अब भारत में व्यापार करने नहीं जाएगी। आप जाइए भारत में व्यापार करिए और खूब सारा पैसा कमाइए। तो 31 दिसंबर 1600 में रॉयल चार्टर जारी हुआ और व्यापार का एकाधिकार पत्र दे दिया। लेकिन आगे चल के 1609 में जो सम्राट जेम्स प्रथम थे, इन्होंने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापार दे दिया कि अब आप करिए व्यापार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आप ही रहेंगे अनिश्चित काल के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कंपनी भारत में आ जाती है और इसके साथ ये भारत में अपने जो व्यापार होता है इसकी शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले 1608 में आप देखेंगे 1608 में कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। हालांकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कैप्टन हॉकिंस जाते हैं इसके लिए। कहाँ पे? हॉकिंस ये जाते हैं जहांगीर के दरबार में। ये बहुत कूटनीति वाले व्यक्ति हुआ करते थे कैप्टन हॉकिन, क्योंकि ये फारसी भाषा को जानते थे। और जब ये जहांगीर के दरबार में गए तो इन्होंने फारसी भाषा में बात करना शुरू की जहांगीर से, तो जहांगीर भी बहुत खुश हो जाता है। ये काफी टाइम तक जहांगीर के दरबार में रहते हैं, लेकिन इनको ये अनुमति नहीं मिल पाती है। फिर आगे चल के
आगे चल के आप देखेंगे 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन मिडलटन पहुंचा और इसको अनुमति मिल जाती है। 1613 में आखिरकार सूरत में एक कारखाना, पहली फैक्ट्री खुलती है अंग्रेजों की। तो ये एक टाइमलाइन हो गई। और आखिरकार एक और आप देखेंगे 1615 में जेम्स प्रथम अपना दूत भेजते हैं टॉमस रो को। आपने इन दोनों का नाम जरूर सुना होगा, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो, क्योंकि ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हुआ करते थे उस टाइम के। तो जहांगीर दरबार में आते हैं और इनका उद्देश्य था एक व्यापारी संधि करना। तो जो मुगल साम्राज्य था तो इसके पूरे भाग में ये फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र जहांगीर से प्राप्त कर लेते हैं कि अब ये पूरे मुगल साम्राज्य में कहीं भी फैक्ट्री खोल सकते हैं। यह कैसे मुमकिन हो पाया? ये मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि इसके पहले अंग्रेज कैप्टन बेस्ट हुआ करते थे। अंग्रेज कैप्टन एक बेस्ट हुआ करते थे। इन्होंने सूरत के पास स्वावल्ली में पुर्तगाली जिहाजी बेड़े को पराजित कर दिया था। तो जहांगीर देखते हैं कि ये इतने शक्तिशाली कि इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, क्योंकि मुगलों के लिए भी पुर्तगालियों को पराजित करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में जब ये पराजित कर देते हैं तो जहांगीर को कुछ बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। जहांगीर को लगता है कि आगे हमारे काम भी ये लोग आएंगे। तो इस तरीके से क्या करता है जहांगीर, इनको अधिकार पत्र प्रदान कर देता है। पुर्तगालियों के एक अधिकार को भंग किया था अंग्रेजों ने, इसलिए ये खुश हो जाता है। क्योंकि ऐसे भी जिक्र आते हैं कि जहां पे मुगलों से भी जो टैक्स हुआ करता था, पुर्तगालियों ने लेने के लिए कहा था कि मुगलों से भी हम टैक्स लेंगे। और एक बार तो मुगलों और पुर्तगालियों में काफी बहुत ज्यादा अनबन हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अकबर हो या फिर जहांगीर, इनका पूरा उद्देश्य था पुर्तगालियों की नौसेना को उपयोग करना चाहते थे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 1623 में अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम जिसको मछलीपट्टनम कहा था, भड़ोच में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर लेते हैं और लगभग पूरे भारत में ये व्यापारिक कोठियों की शुरुआत कर लेते हैं। कोठियां पहले ऐसे ही हुआ करती नॉर्मल, फिर बाद में क्लेनोवा अपनी फैक्ट्री तैयार कर लेते हैं। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम में होती है। यह दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री थी। उत्तर भारत में सूरत में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए और आगे बात करते हैं। कुछ हम यूरोपीय कंपनियों से संबंध व्यक्तियों के नाम की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। ऐसे ही कुछ व्यक्ति हुआ करते थे। वास्को डी गामा के बारे में हम जान चुके हैं, पुर्तगाली यात्री भारत आने वाला पहले वास्को डी गामा पहला यात्री है। इसके अलावा हम कैब्राल नाम का हमें एक शब्द मिलता है, ये भी एक पुर्तगाली यात्री होगा था, दूसरा पुर्तगाली यात्री था भारत आने वाला। ठीक है, और इसके बाद कैप्टन हॉकिंस के बारे में अभी हमने बात की। ये प्रथम अंग्रेज दूत था जिसको जहांगीर से भेंट के लिए भेजा था जेम्स सम्राट ने, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने। ठीक है, ये गेराल्ड अंगियार के बारे में आप सुन लीजिए, यहां से प्रश्न बनते हैं। ये गेराल्ड अंगियार इसको बोलते हैं, और भी बहुत सारे शब्द चलते हैं, लेकिन आप ये नॉर्मल याद रखिए। ये बंबई का संस्थापक माना जाता है, इसको बंबई का संस्थापक। आगे चल के हम बात करेंगे कैसे पुर्तगालियों से बंबई अंग्रेजों की झोली में आ जाती है और कैसे जेम्स प्रथम पूरी बंबई को अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्पित कर देते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जॉब चारनाक ये कलकत्ता का संस्थापक हुआ करता था, कलकत्ता। और इसमें क्या हो जाएगा, तो फ्रांसिस डे ये मद्रास का संस्थापक हो जाएगा, मद्रास। तो ये आप याद रखिएगा कुछ लोगों के बारे में। अब अंग्रेज आ जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डेनिश कंपनी भी भारत में आती है। डेनिश, पुर्तगाली आ चुके भारत में, डच आ चुके, अंग्रेज आ चुके, अब डेनिश आते हैं। ये डेनिश कौन होते हैं? ये 1616 में भारत पहली बार आते हैं और ये सबसे पहली फैक्ट्री अपनी 1620 में ट्रैंकोबार में और 1676 में बंगाल में स्थापित करते हैं। ठीक है, स्थापित करते हैं और अपनी, हालांकि इनकी स्थिति मजबूत नहीं कर पाती क्योंकि पहले से बहुत सारे दावेदार होते हैं
और फिर आखिरकार ये 1845 तक अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं, जो डेनिश होते हैं। इसके बाद में आगमन होता है एक सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन होता है, और ये भारत में बड़े ही सुंदर तरीके से पेश करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक भारत में रहते हैं। आप देखेंगे इस कंपनी की स्थापना 1664 में, हालांकि ये कंपनी सफल नहीं हो पाती क्योंकि गवर्नमेंट का नियंत्रण बहुत ज्यादा इस कंपनी पर होता है, जबकि अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं था। तो ये सम्राट इसमें लुई 14वें होते हैं। ये सम्राट इस कंपनी की स्थापना इनके काल में होती है। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसको नाम दिया जाता है, ठीक है, और इसका निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है, फ्रांस सरकार के द्वारा इसका निर्माण होता है, सरकार ही इसका खर्च वहन किया करती थी, ठीक है। 1668 में सूरत में 1668 में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना भी हो जाती है। और कुल मिला के इसके बाद में एक दौर शुरू होता है जिसमें फ्रांस, अंग्रेज, पुर्तगाली और भी डच, ये सारी कंपनियों का युद्ध चलने लगता है, अपने आप में एक रोष चलने लगता है। वो इसलिए क्योंकि सब भारत में स्थापना करना चाहते थे, एक पूरा भारत में व्यापार की स्थापना करना चाहते थे, अपनी कोठियों की स्थापना करना चाहते थे। आप देखेंगे 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दे दी, और चंद्रनगर की आप जानते हैं 1654 तक भारत के पास फ्रांसीसियों के पास एक ये वाला हिस्सा रहा है। तो कोठी स्थापना की गई यहाँ पे फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापना की गई, और यहाँ पे फोर्ट ओरिलियंस नाम का एक इन्होंने किला भी बनाया। तो बाद में फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 25 में मालाबार में, माहे में 1739 करिकाल पर अधिकार कर लिया। तो ये सब पे हम देखते हैं जैसे जब राजनीतिक संगठन प्रारंभ होता है, राजनीतिक एक्सपेंशन होता है, तब ये सब चीजें उस समय देखते हैं हम। फिर इसके बाद में कुल मिलाकर ये महत्वाकांक्षा के लिए अपने भारत में जमने के उद्देश्य से कर्नाटक युद्ध होते हैं, 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, और इसमें इन कर्नाटक युद्ध में अंततः अंग्रेज विजयी होते हैं और फ्रांसीसियों को भारत से बाहर जाना होता है। कुछ फ्रांसीसियों गवर्नर के नाम भी आप देख लीजिए। इसमें एक गवर्नर था डुप्ले। ये डुप्ले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इसकी नीति का आगे चल के अंग्रेज फायदा उठाएंगे। इसने क्या किया था, एक सहायक संधि का आपने नाम सुना होगा। जब हम लॉर्ड वेलेजली की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की बात करेंगे, तब हम देखेंगे किस तरीके से वेलेजली ने एक सहायक संधि शुरू की थी। इस सहायक संधि में क्या होता था, जो राज्य हुआ करते थे उनको जीत लेने के बाद वहां पे एक गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता था, एक अंग्रेज गवर्नर, और जो ये सेना हुआ करती थी अंग्रेज सेना, अपने राज्यों की सेना को खत्म कर दिया जाता था। अंग्रेज सेना होती, अंग्रेज सेना को रखा जाता था इस राज्य के खर्चे पर, ताकि जब कभी परेशानी आए तो ये सेना उपयोग की जाए। गवर्नर भी हुआ करता था जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया करता था। तो ऐसे में ये जो पद्धति थी ये डुप्ले ने शुरू की, लेकिन बाद में इसको लॉर्ड वेलेजली ने एग्री किया, और इसी पद्धति के तहत वो पूरे भारत देश पर शासन कर लेता है। जो राज्य होते हैं, देशी राज्य, सारे स्वतंत्रता खो देते हैं और ये पद्धति शुरू हो जाती है। क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे जब अंग्रेजों का एक्सपेंशन शुरू होता है, अंग्रेज बंगाल में अपना जो फ्रांसीसियों और भी अन्य विदेशी ताकतों से आगे विजयी हो जाते हैं, तो फिर ऐसे में ये कब्जा करना शुरू कर देते हैं। इस कब्जा करने के प्रक्रम में सबसे पहले होता है प्लासी का युद्ध। ये कहाँ क्यों होता है प्लासी का युद्ध? ये 1757 में होता है। बंगाल का जो नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि इनको व्यापारिक एकाधिकार दे दिया जाए, लेकिन जो नवाब थे तो उनके कुछ रूल कायदे कानून हुआ करते थे, अंग्रेज उनको मानने से मना कर दिया करते थे। अंग्रेज कहते थे हम पे टैक्स मत लगाइए, हम पे ये मत करिए, लेकिन नवाब तो ऐसा नहीं कर सकता, कंपनी शोषण किया करती थी। तो इस क्रम में आखिरकार
बहुत लंबे टाइम के बाद एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है। इसमें कंपनी इस युद्ध को जीत लेती है। कंपनी हालांकि इसमें बहुत सारा ये चतुराई करती है और बहुत ही इसमें साजिश रचती है और आखिरकार इस युद्ध को जीत लेती है। फिर इसके बाद में कंपनी क्या करती है, कंपनी जो दीवानी अधिकार होते हैं, दीवानी, इनको ले लेती है, लेकिन जो और अधिकार होते हैं राज्य चलाने का, ये नवाब के पास ही रहते हैं, ये नवाब के पास ही अधिकार रहते हैं। जबकि जितने वित्त राजस्व के अधिकार होते हैं ये सब कंपनी हासिल कर लेती है। तो ऐसे में बहुत सारा प्रॉब्लम चलता है, क्योंकि नवाब तो जनता के प्रति उत्तरदायी होता था। जब नवाब फिर क्या जनता को जवाब देगा, तो आगे चल के नवाब दूसरे बनते हैं। कंपनी देखती है कि सिराजुद्दौला के बाद कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बनाया था, तो ये मीर जाफर, कंपनी से कुछ प्रॉब्लम होने लगती है इनके बीच में। आखिरकार मीर कासिम नवाब बनता है और आखिरकार जब मीर कासिम के साथ 1764 में ये एक संयुक्त युद्ध होता है, जिसमें अवध और मुगल सम्राट और मीर कासिम ये तीनों एक साथ युद्ध करते हैं 1764 में। और इस युद्ध को कहा जाता है बक्सर का युद्ध। जब ये बक्सर का युद्ध होता है, इसको कंपनी जीत लेती है, कंपनी विजयी हो जाती है इसमें। तो आखिरकार कंपनी खुद ही नवाब बनना तय करती है और कंपनी बंगाल के दीवानी और पूरे अधिकार, सारे अधिकार, फौजदारी, समस्त अधिकार कंपनी ग्रहित कर लेती है और खुद ही नवाब बन जाती है। तो कंपनी कुल मिला के ये समझ चुकी थी कि अगर हमको भारत में अपना व्यापार करना है तो हमें राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त करने पड़ेंगे। और इसी क्रम में कंपनी डिसाइड करती कि वो भारत को विजय करेगी और भारत में राजनीतिक अधिकार करेगी, वो पूरे भारत को अपने एक झंडे के समकक्ष लाएगी। इसके बाद ही उसका व्यापार सफल हो पाएगा। तो ये थी पृष्ठभूमि कि आखिर कंपनी ने कैसे भारत में व्यापार शुरू किया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये हमने यहां तक समझा, कंपनी की पृष्ठभूमि समझी। हमने देखा कैसे उन्होंने बंगाल को पूरा विजित कर लिया। तो इसी क्रम में कंपनी के द्वारा बंगाल जीतने के बाद इसको भारत में और भी भागों में शासन करना था। तो अब शुरू होता है ब्रिटिश एक्सपेंशन होता है शुरू। मतलब कंपनी किस तरीके से अपनी सीमाओं को बढ़ाती है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। एक ऐसा ही राज्य हुआ करता था जो देशी राज्य हुआ करते थे, मैसूर। मैसूर दरअसल वाडियार वंश के कंट्रोल में हुआ करता था, लेकिन आगे चल के हैदर अली नाम का अधिकारी था। ये सशक्त होता जाता है और आखिरकार ये खुद ही एक समय के बाद राजा बन जाता है। इसी का पुत्र हुआ करता था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का नाम सुना है, कर्नाटक में बहुत ज्यादा मशहूर है। तो टीपू सुल्तान हुआ करता था। ये दोनों ही अंग्रेजों से बहुत लोहा लेते हैं, इनकी बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं। और ऐसे ही होता है एक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो होता है हैदर अली, जो हैदर अली के खिलाफ ये होता है ये युद्ध। और इसमें क्या होता है, इसमें मराठा तथा निजाम से अंग्रेज संधि कर लेते हैं और हैदर अली के विरुद्ध युद्ध करते हैं। तो हैदर अली के विरुद्ध विद्रोह करते युद्ध करते हैं। हालांकि इसमें निजाम बाद में हैदर अली के पक्ष में आ जाता है और इसमें अंग्रेजों को पराजित कर देता है। ये अंग्रेजों को ये पराजित कर देता है हैदर अली। ये बहुत बड़ी अंग्रेजों के लिए हार थी। क्यों? क्योंकि इसके पहले माना जाता था अंग्रेज अपराजय हैं, अंग्रेज अपराजय हैं, इनको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो इस क्रम में जब ये सब खबरें पता चलती हैं तो भारत में कुछ यहाँ पे उत्साह आता है कि अंग्रेजों को अपराजय की धारणा ये टूटी। तो ऐसा माना जाता है। तो इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है। इसको मद्रास की संधि कहा जाता है, मद्रास की संधि कहा जाता है इसको। तो इस संधि के अनुसार क्या किया गया, एक दूसरे के प्रदेशों को लौटा दिया गया। फिर इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 में। ये 1761 में हुआ था। जो हैदर अली का युद्ध था ये 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। इसके बाद में 1780 से 84 के बीच में दूसरा युद्ध होता है। तो इस युद्ध में क्या होता है, जब मराठों ने हैदर अली के ऊपर आक्रमण किया था तो अंग्रेजों ने इसको सहायता नहीं दी थी हैदर अली को।
तो इस तरीके से मद्रास की शर्तों का ये उल्लंघन माना गया 1769 की। और इस क्रम में आप देखते हैं हैदर अली ने कर्नाटक में अर्काट पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। और इस युद्ध में निजाम और मराठों ने उसका साथ दिया। अंग्रेज कर्नल बेरी को और बुरी तरह परास्त कर दिया, अर्काट पर अधिकार कर लिया। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों की पहली शुरुआत में हार होती है। ठीक है, और ये युद्ध बहुत लंबे टाइम तक चलता है। इसमें 1781 में फिर बाद में एक पोर्टो नोवा का युद्ध होता है। पोर्टो नोवा का युद्ध होता है और जिसमें हैदर अली पराजित हो जाता है। पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हो जाता है और इस तरीके के साथ अंग्रेजों को ये सफलता मिल जाती है और हैदर अली की मृत्यु हो जाती है आखिरकार। इसमें टीपू भी आखिरकार में इसमें संधि कर लेता है। मंगलौर की संधि होती है टीपू सुल्तान के बीच में, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो आखिरकार टीपू आगे आता है, मंगलौर की संधि करता है अंग्रेजों के साथ और ये युद्ध समाप्त हो जाता है। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इसमें ये 1790 से लेके 1792 के बीच में होता है। 1792 के बीच में होता है ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस युद्ध में कुल मिलाकर टीपू त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है, क्योंकि जो त्रावणकोर का वंश था ये अंग्रेजों के अधीन माना जाता था। अंग्रेज इस पे अपना शासन स्थापित कर चुके थे और एक राजा को बना दिया था उन्होंने। अंततः अंग्रेज और टीपू के बीच खटास हो जाती है और कुल मिलाकर अंग्रेज और टीपू के बीच में लड़ाई होती है। क्योंकि इस युद्ध का एक तात्कालिक कारण यह भी माना जाता है कि टीपू ने क्या किया था। टीपू चाहता था कि अपने राजदूत जो हैं, ये जो ब्रिटेन में नेपोलियन है उसके पास सहायता के लिए भेजे और बोले कि नेपोलियन से सहायता मांगने के लिए इसने एक राजदूत भेजा था। हालांकि राजदूत बीच में पकड़ा गया और अंग्रेजों ने देखा कि टीपू तो सीधे नेपोलियन से सहायता पाना चाह रहा है, इसलिए अंग्रेजों ने फिर टीपू के साथ काफी युद्ध किया और टीपू इसमें हार गया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में आप देखेंगे 1799 में होता है। इसमें 1799 में टीपू पूरी तरह हार जाता है और आखिरकार अंग्रेजों के ऊपर सवाल होता है कि आपने एक राजा को मार दिया। ऐसे में वो बहुत सारी विद्रूपताएं फैलाते हैं और बोलते हैं कि टीपू ऐसा बुरा शासक था, उसने जनता को बहुत परेशान किया था, अतः उसको हमें मारना पड़ा। तो कुल मिलाकर 4 युद्ध होते हैं मैसूर के साथ और अंग्रेजों के कब्जे में एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य आ जाता है यहाँ तक। तो हमने कुल मिला के यहाँ पे देखा अंग्रेजों ने कैसे एक्सपेंशन किया। बंगाल को जीता उन्होंने, मैसूर को जीत लिया उन्होंने और इसी तरीके से आगे चल के मराठाओं को भी जीत लेंगे वो और पूरे भारत पर लगभग अंग्रेजों का शासन हो जाएगा। फिर आगे चल के जो बेली जले की सहायक संधि है इसका क्रम आगे बढ़ता रहेगा और जो आगे के जो गवर्नर जनरल होंगे ये इसी तरीके की नीति का प्रयोग करेंगे 1857 तक। 1857 के बाद अंग्रेजों की नीति पूरी तरह बदल जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली ये देखा कि अंग्रेजों ने भारत में कब्जा किस तरीके से किया, भारत में कौन कौन शक्तियां आई और किस तरीके से उन्होंने भारत को पूरा कैप्चर कर लिया। पूरे इंडिया को धीरे धीरे कैप्चर कर लिया। पहले बंगाल कैप्चर किया, फिर मैसूर कैप्चर किया, फिर पूरा मराठा कैप्चर कर लिया। दिल्ली पहले ही कैप्चर कर चुके थे, अवध पहले ही कैप्चर कर चुके थे, क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध में दोनों को हरा चुके थे ये। तो इस तरीके से अंग्रेजों का हमने भारत में एक्सपेंशन देखा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। नमस्कार।